हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज ज़िंदगी के लेयर्स की बातें करते हैं। ज़िंदगी का लेयर, ज़िंदगी की तहें, ज़िंदगी की परतें किस्म-किस्म की होती हैं। कभी तो ये परतें जाड़े की गुलाबी धूप में कच्ची छत पर गुनगुनी धूप सेकते मूंगफली के छिलकों में लिपटी होती हैं। तो कभी चिलचिलाती धूप वाली दोपहरों में मोहल्ले में फेरी लगाते आइसक्रीम वाले भैया की ऑरेंज आइसक्रीम में छुपी होती है। कभी सावन की रिमझिम बूंदों में बेपरवाह भीगने और भीगते ही जाने पर माँ की मीठी झिड़कियों में छुपी होती है। तो कभी गुलमोहर वाली खूबसूरत शामों में तितली होती किशोर ख्वाहिशों में उनके पंखों में उड़ती हुई होती है। बहुत अलग अलग होती हैं ये परतें, कभी महीन, कभी खुरदुरी, कभी सख्त, कभी मखमली, कभी रेशमी। ठीक उसी तरह जिस तरह अलग अलग किस्म किस्म के स्लाइसेस हम लाते हैं आपकी उसी शो में जिसका नाम है एक स्लाइस जिंदगी। दोस्तों, आज के गेस्ट से मैं आपकी मुलाकात कराऊं उससे पहले मुझे किसी शायर की वो पंक्तियां याद आती हैं कि छिल ही जाता है मेरा दिल अक्सर मखमली लोगों की खुरदुरी बातों से। लेकिन आज इसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात आपसे तारुफ कराने जा रही हूँ उन्होंने किरदार तो बहुत सख्त, बहुत खुरदुरे, बहुत नरम सभी प्रकार के निभाए हैं, लेकिन दिल यकीनी तौर पर मखमली रखते हैं। तो आप बस अपनी एक्स्ट्रा कड़कदार चाय का प्याला तैयार रखिए, क्योंकि बहुत ही कुरकुरा स्लाइस लेकर आपके सामने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी और थिएटर का बहुत एस्टैब्लिश्ड, बहुत अकॉम्प्लिश्ड नाम लेकर आ रहे हैं मिस्टर यशपाल शर्मा। नमस्कार यशपाल जी, आपका एक स्लाइस जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर। नमस्कार। नमस्कार विदाउट स्लाइस। नमस्कार। स्लाइस ही नहीं लगा आपने। स्लाइस तो आज आप देने वाले हैं हमें जिंदगी का। सर, मखमली बातों का सफर शुरू करते हैं आपके साथ। तो आप एक बड़ा नाम है और ये जो सक्सेस है ये ओवरनाइट नहीं आती। You know, any successful man is a product of a long chain of years of struggle. तो कहते भी है ना कि सोना जो है वो आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तो यशपाल जी को एस्टैब्लिश्ड यशपाल शर्मा बनने में भी आई एम प्रीटी श्योर कि चिकनी सड़कों पर से नहीं सिर्फ सफर करना पड़ा होगा, बल्कि रास्ते में कई कई तरह के टेढ़े मेढ़े रास्ते, कंटीले रास्ते और पगडंडियां आई होंगी। तो इन पगडंडियों का सफर आप हमारे दर्शकों को भी थोड़ा करा सके तो विल बी ग्रेटफुल। अनु जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। नंबर एक तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई सक्सेसफुल नहीं हूं, बल्कि मैं परफेक्शनिस्ट की तरफ जा रहा हूं। मतलब ये सफर है, अभी सफर के रास्ते में हूं। बहुत कुछ करना है, अभी कुछ किया ही नहीं है। सच बताऊं तो बहुत मेरी उम्र के लोगों ने इतना इतना कुछ जिंदगी में कर चुके हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया उस हिसाब से। तो अभी जारी है और बहुत अच्छा अच्छा कर रहा हूं। बस ये है कि इसमें रास्ते में हूं मैं। सभी से बता दूं कि आप मेरे इंटरव्यूज वगैरह यूट्यूब में या कहीं गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे मेरी जर्नी के बारे में। तो मैं उसको बहुत लंबा खींचना नहीं चाहता हूं। मैं बस इतना ही बता सकता हूं कि कोई अगर आज ये कहता है कि मैं गरीब हूं, या मेरे पास साधन नहीं है, या सरकार सहायता नहीं कर रही, या मेरी देखो कोई, मैं अकेला हूं, कोई साथ नहीं है, तो वो बहाने लगा रहा है। जिसको जो काम करना होता है उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता। जिसके अंदर आग है, पैशन है, जज्बा है करने का, वो कुछ भी कर सकता है विदाउट एनी हेल्प, और बहुत ही सीमित साधनों में भी कर सकता है। हमारे तो बचपन की या हमारे स्ट्रगल की बात है तो वहां तो ये सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, और टीवी नहीं था, और बिल्कुल यूट्यूब वगैरह का पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप फेसबुक है, ट्विटर है,
इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इतना भरा पड़ा है, इतना कुछ है कि आप अगर टैलेंट है अगर आपके अंदर और आपकी चीज अगर कोई हाईलाइट हो जाती है। अरे जब एक लड़की तमिलनाडु में आंख मारती है तो इतने अरबों खरबों लाइक्स और कमेंट्स आ सकते हैं। तो क्या आप आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप कुछ कर दें और दुनिया को ना पता चले? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज तो बहुत सुविधाएं हैं और बहुत ही अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आज। और आप ये कहना कि मैं कर नहीं पाया क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरी माँ ने नहीं करने दिया, मेरे बापू ने नहीं करने दिया। अरे जो करने वाला होगा उसको तो कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। बस वो राह सही होनी चाहिए, कहीं गलत फहमी में ना हो कि मैं इतना सुंदर दिखता हूं, मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, मैं क्या डांस करता हूं, मैं क्या फैशन शो करता हूं, रैंप वॉक करता हूं। अगर इसी बेस पे आप कर रहे हैं तो आप गलत हैं। लेकिन आपको अपनी क्वालिटी, अपना टैलेंट पहचानना बहुत जरूरी है सबसे पहले, ताकि आप अपने आप में गलत फहमी ना पाल लें कि आई एम द बेस्ट। क्योंकि बेस्ट तो अमिताभ बच्चन भी नहीं है, और बेस्ट तो चार्ली चैपलिन भी नहीं था, और बेस्ट आमिर खान भी नहीं है, बेस्ट कोई भी नहीं है। बेस्ट की तरफ जा रहे हैं सब, लेकिन बेस्ट कोई भी नहीं। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। वाह सर, आपकी मॉडेस्टी कमाल की है। और जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि सर बहुत आर्थिक विषमताओं वाले बचपन से आए हैं। उन्होंने हर तरह के काम किए हैं। वो अपने बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। और ये कहना कि मैं कुछ नहीं बन पाया हूँ, ये उससे भी बड़ी बात है। बट अगर आप उनकी जर्नी फॉलो करेंगे तो आप कहाँ से यहाँ तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं सर, आपके सफर में। आप भी एनएसटी से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और थिएटर बैकग्राउंड के बारे में एक बात खास फेमस रही है कि एक टाइम ऐसा भी था जब रंगमंच कर्मी जो थे फिल्म वालों को और फिल्म में एक्टिंग करने वालों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। एक शुद्धता पूर्ण रवैया था कि वी आर बेटर एक्टर्स उनके बजाय। क्या स्थिति आज भी ऐसी? बहुत से लोग ऐसे भी थे जो दिल्ली के रंगमंच पे या कहीं और स्ट्रगल करना ज्यादा पसंद करते थे बजाय इसके कि फिल्मों की तरह कूच करें, जो लोग अपने आप को बेहतर अभिनेता मानते थे। तो क्या अभी भी स्थिति वैसी ही है? अभी स्थिति बिल्कुल उलट है। और लेकिन इसके लिए बहुत क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइस किया है लोगों ने। उनमें सबसे बड़ा नाम ओम शिवपुरी, ओम शिवपुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये जो जनरेशन थी पुरानी, जिन्होंने आर्ट फिल्मों में ही, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, सत्यजीत रे टाइप का सिनेमा में ही करके अपनी लाइफ, सारी लाइफ एंड में आकर के कुछ पैसा कमाया। उन्होंने उतना सेक्रीफाइस किया, एस्टेब्लिश किया कि एक्टिंग अच्छी क्या होती है और अच्छा सिनेमा क्या होता है, ये एस्टेब्लिश किया। लेकिन उनको उनका मेहनताना आज तक नहीं मिल पाया है जितना उन्होंने मेहनत किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जबकि आज नवाजुद्दीन या और जो लोग नए नए बहुत सारे लोग जो हैं एनएसडी के, चाहे कुमुद मिश्रा हो, संजय मिश्रा हो, या मनोज पाहवा हो, विजय राज हो, या मनोज वाजपेयी हो, एनएसडी एनएसडी के नहीं भी हैं कुछ लोग तो, एनएसडी के पास थिएटर करके बड़े हुए हैं, या पीयूष मिश्रा हो, बहुत सारे लोग ऐसे लंबे नाम हैं जिन्होंने काफी काम किया है। और लेकिन आज उनको पैसा मिलता है, आज उनको पैसा मिलता है। और आज अब तो खैर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, तो पैसा मतलब ऐसा काम इतना शुरू हो गया है, रोजगार इतना बढ़ गया है इसमें। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन अब फिर धर्रे पर आ रही है जिंदगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, ट्यूबलाइट उठा लीजिए, बजरंगी भाईजान उठा लीजिए, थ्री इडियट्स उठा लीजिए, कोई भी रंग दे बसंती उठा लीजिए, कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आपको जो बेसिक पिलर्स हैं वो थिएटर के लोग ही मिलेंगे। इरफान खान इरफान खान तो बाद में मेन रोल करने लगे हैं, भगवान की आत्मा को शांति दे, लेकिन उससे पहले तो वो सारे सपोर्टिंग रोल ही करते थे। और जो सपोर्टिंग रोल ही किए हैं, मनोज वाजपेयी ने भी, इरफान खान ने भी, नवाजुद्दीन ने भी, ये तो अब जाकर के कहीं एक उस तरीके का सिनेमा को मान्यता मिली है जो हिट हो भी हो सकता है।
आज मनोज वाजपेयी का द फैमिली मैन सुपर हिट हो सकता है, उसको अमिताभ बच्चन या सलमान खान से भी ज्यादा लाइक्स और उसको देख दर्शक मिल रहे हैं, चाहे वो महारानी हो, चाहे वो द फैमिली मैन हो। तो इस तरीके आज एक वो टूटा है, भ्रम टूटा है कि सिर्फ खान फैमिली ही नहीं, आज बहुत सारी खान है दुनिया में, मतलब भरमार है, खजाना है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और जी जी। टैलेंट की कद्र हर जगह है। और थिएटर के लोगों की, एनएसडी के लोगों की कद्र बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस वक्त, क्योंकि टैलेंट और कंटेंट फर्स्ट नंबर पे आ रहा है इस वक्त। टैलेंट और कंटेंट फर्स्ट नंबर पे, तो कंटेंट तो आ ही रहा है, बट जैसा कि आपकी बातों से मुझे इशारा लगा कि आप भी ये सोचते हैं कि अच्छा एक्टर थिएटर की राह से होकर गुजरता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? बिल्कुल, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि टैलेंट जो है वो बाय बर्थ होता है, नंबर एक। अगर किसी के गाने के अंदर सुर गले में है ही नहीं, तो वो कितना भी प्रैक्टिस कर ले तो नहीं गा पाएगा। वो सुर उसके अंदर, वो टैलेंट का वो जो कीड़ा है, वो जो बीज है, वो जो कुलबुलाहट है, वो बचपन से ही होती है, बाय बर्थ होती है। हम इंस्टीट्यूशन या एनएसडी उसको शार्प कर सकते, कोई टीचर उसको शार्प कर सकता है, उसको थोड़ा सा सुधार सकता है, दिशा दे सकता है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट नहीं डाल सकता। अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के अंदर घुस नहीं सकते, घुस नहीं सकते। वो बता सकते हैं कि बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या सिखा सकते हैं, लेकिन घुस नहीं सकते। काम तो उसी को करना पड़ेगा। और मेरी एक बड़ी कहावत है, जो बड़ा रूड कहावत है मेरी, जो मेरी ही बनाई हुई है, कि गधे को कितना भी नहला लो, घोड़ा नहीं बना सकते। हाँ, नहला धुला के, कुछ पहना पहना के, कुछ सिखा के खच्चर बना देंगे, लेकिन घोड़ा कभी नहीं बना सकते। घोड़ा बनने के लिए थिएटर की राह से जाना जरूरी है। बिल्कुल, जी उसके अंदर भी घोड़े के गुण भी होने चाहिए। जी जी। तो सर फिल्मों की बात करते हैं। कुछ फिल्में जो होती हैं, दो तरह की फिल्में मेरा ऐसा मानना है होती हैं। कुछ फिल्में होती हैं जो जो सिर्फ फिल्म फेस्टिवल के लिए बनी होती है। बहुत सशक्त अभिनय होता है, एक स्ट्रॉन्ग पटकथा होती है, ढेरों अवार्ड्स मिलते हैं, बट बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाती। दूसरी तरफ अगर जाएं तो कुछ फिल्म्स ऐसी होती है जो खालिस बॉक्स ऑफिस के लिए बनी होती हैं। दर्शक ग्रुप्स बनाकर प्रॉपर ग्रुप्स में जाते हैं इन पिक्चरों को विजुअलाइज करने, देखने, और हालांकि इसमें एक दो लेक्चर से डायलॉग होंगे, कुछ एक आधा आइटम नंबर होगा, एक अदद कूड़ा सी स्टोरी होगी, बट वो पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पर, वो मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती। तो आपके हिसाब से और आपकी राय में एक सक्सेसफुल एक्टर को अपने पोर्टफोलियो में किस तरह की फिल्में रखना जरूरी? देखिए, आज तो कोई क्राइटेरिया नहीं रहा है, वो पार्टीशन ही खत्म हो गया है कि ये आर्ट फिल्म, ये कमर्शियल फिल्म। आज कोई भी सिनेमा अच्छा हो सकता है। आर्टिकल 15 को क्या कहेंगे आप? आर्टिकल 15 इतनी अच्छी फिल्म है और इतनी हिट रही, तो अच्छा सिनेमा है। आज सेंसिबिलिटी, मेरा मेरा जो अंदर से कलेजे से निकलती हुई जो आवाज है, जो मैं कर भी रहा हूं, मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की है अभी, आपकी सिडनी के फेस्टिवल में और मेलबोर्न के फेस्टिवल में भी भेजी है, और पूरी दुनिया में भेज रहा हूं, और 85 फेस्टिवल में भेज चुका हूं, एंड 39 अवार्ड मिल चुके हैं उसको। और और कांस में भी 9 जुलाई को उसका शो है ऑनलाइन, क्योंकि फिजिकली बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो पा रही है वहां भी, तो ऑनलाइन का बड़ा महत्व बढ़ गया है। तो मेरी फिल्म भी सिलेक्ट हुई है कांस में, फ्रांस में। सर? कांस में दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है, और ये मैंने डायरेक्ट की है, 5 साल, 5.5 साल से बना रहा हूँ, और इसमें बहुत मेहनत की है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये भी मेरा वैसा ही सिनेमा है, सेंसिबिलिटी एंड कमर्शियल को ब्लेंड करने की कोशिश। 2.5 घंटे की फिल्म है, और आदमी हिलता तक नहीं है, जितने भी दर्शकों ने आज तक देखी है। और बड़े बड़े सुरेंद्र शर्मा रहे हों, चाहे कुंवर बेचैन जैसे साहित्यिक लोग भी, और आम जनता भी, सबका यही कहना है। और सुरेंद्र शर्मा जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं 100 करोड़ की फिल्म होती है, मैं 2.5 मिनट नहीं देख सकता हूँ, और इस फिल्म ने मुझे 2.5 घंटे हिलने नहीं दिया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा है, ये हरियाणवी सिनेमा नहीं है, ये हिंदी सिनेमा नहीं है,
ये अलग ही सिनेमा है जो पूरा वर्ल्ड को देखना चाहिए, उस तरीके के। तो मेरा मानना ये है कि अपने पोर्टफोलियो में कोई भी फिल्म हो, चाहे सुपर हिट हो, चाहे वो फेस्टिवल फिल्म हो, लेकिन फिल्म एक दो ही होती है, एक अच्छी एक बुरी। कमर्शियल और आर्ट का जमाना गया। वो तब था जब सत्यजीत रे की सिनेमा आता था, जब श्याम बेनेगल का सिनेमा बहुत वो था फेस्टिवल्स में और अवार्ड जीत रहा था, आर्ट फिल्मों का दौर था। अब वो दूरियां खत्म हो गई हैं। अब कोई भी सिनेमा आर्ट हो सकता है, कोई भी कमर्शियल हो सकता है। अगर नवाजुद्दीन की फिल्म सुपरहिट होती है तो वो आर्ट सिनेमा कहेंगे कि क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस भी है, सेंसिबिलिटी भी है, कमर्शियल भी है, सब कुछ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमको अपने पोर्टफोलियो में कमर्शियल भी होना चाहिए और आर्ट भी होना चाहिए, सब तरह से फेस्टिवल सिनेमा भी होना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल सिनेमा या उस टाइप के सिनेमा से हमें डेप्थ मिलती है और हमें एक एक स्ट्रेंथ मिलती है, इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती है। और कमर्शियल सिनेमा से हमें फेम मिलता है, लोग पहचानते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में ट्यूबलाइट जैसी, राउडी राठौड़ जैसी, सिंह इज किंग जैसी फिल्में कर लेता हूँ, लंबी ताकि फेवरेट है सर आपकी तो, बहुत हाँ, बहुत ताकि अच्छी। लोग लोग भूले ना भाई, हाँ भाई मैं भी हूँ। नहीं, लेकिन मेरा जो सेटिस्फेक्शन वाला सिनेमा है वो मैं कर रहा हूँ। जी। अभी आ रही है बंटी और बबली, और विकी कौशल के साथ। बंटी और बबली पार्ट 2 है, विकी कौशल के साथ, एक बड़ी अच्छी फिल्म है, द ग्रेट इंडियन फैमिली। यश राज की हैं दोनों, यश चोपड़ा बैनर की, और ये बड़ी फिल्में हैं। बाकी मूसो है, एक अच्छी फिल्म है, आज ही उसे कनाडा में ओटावा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मुझे, जो कि एक कमाल की फिल्म है, जो आने वाली है अभी ओटीटी पे, जरूर देखिएगा मूसो। सर सर आप इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपने अभी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, दादा लक्ष्मी चंद जी। दादा लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी दादा, पंडित पंडित लक्ष्मी चंद उनका नाम था, लेकिन फिल्म का नाम मैंने दादा लक्ष्मी रखा है, क्योंकि दादा बोलते थे उनको सब, और सबके दादा थे वो। मतलब उस उनको कबीर दास की उपाधि प्राप्त है, उनको शेक्सपियर की उपाधि प्राप्त है, उनको गंधर्व पुरुष की उपाधि है, उनको उनको भविष्य वक्ता उनको कहते हैं, सूर्य कवि का अवार्ड राष्ट्रपति ने उन्हें दिया है। तो वो आज से 100 साल पहले एक दो 1903 में पैदा हुए थे और 1945 में मर गए थे। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और इतना नाम कमाया कि लेकिन उनके दस्तावेज या फोटो कहीं नहीं मिलते। बस उन्होंने फोटो नहीं खिंचाई कि बोला, जब राम कृष्ण हनुमान के फोटो पैर तले दब रहे हैं और मैल खा रहे हैं मिट्टी में, धूल में और कूड़े में, तो मैं अपना फोटो कूड़े में कभी नहीं जाने दूंगा, इसलिए फोटो ही नहीं खिंचाया उन्होंने। इस टाइप के इंसान थे। और क्या उनकी जीवन रहा है। तो मुझे लगा कि ये फिल्म 5 साल से लगा हूँ, रिसर्च किया, काफी किताबें पढ़ी, उन पर काफी पीएचडी भी हो चुकी है। तो मुझे लगा कि ये म्यूजिकल जर्नी है, इसको मैं 2.5 घंटे में, 2 घंटे में नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये फिल्म मैंने सोची 5 घंटे की। 5 घंटे की फिल्म का मतलब 2 फिल्म, पार्ट 1 पार्ट 2, 2.5 घंटे की एक, 2.5 घंटे की एक। तो जो अभी फिल्म मैंने बनाई है तो वो 2 घंटे 32 मिनट की है, मतलब। और वो अभी पार्ट 1 है, और उसका बचपना है लक्ष्मी का, और उसका यंग एज है। और पार्ट 2 में आऊंगा, मैं भी आऊंगा, जो मेन जो मैच्योर लक्ष्मी का जो अच्छा, तो किरदार होगा। ये गेटअप सर आपका उसी फिल्म के लिए है और नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं है, ये दूसरा एक लेखक का रोल कर रहा हूं मैं। 2 ही कैरेक्टर हैं फिल्म के अंदर, हिंदी फिल्म है। और ये एक फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस लेखक है, और फिल्म का नाम है छिपकली, अच्छा और बंगाल में शूटिंग है। कौशिक कर उसके डायरेक्टर हैं, अच्छा जो बंगाली हैं, और प्रोड्यूसर बंगाली हैं। इसीलिए वो वहीं शूटिंग कर रहे हैं, उनको कोई एक बंगला उनको ऐसा चाहिए था जो वहां है, तो उनको शूटिंग वहीं कर रहे हैं। और बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, और ऐसी स्क्रिप्ट मुझे बहुत टाइम के बाद करने को मिल रही है। और ये ऐसा ही सिनेमा मैं हमेशा चाहता हूँ जिसमें चैलेंज हो, रोल के अंदर इजीनेस, वो गंगा जल टाइप तो मैं करता रहता हूँ, वो मुझे इतना मतलब मजा नहीं आता है अब करने में। ठाकुर का बेटा, वो मार धाड़ और चिल्लाना चिल्लाहट, अब थोड़ा सा इंटरनली ज्यादा जाना चाह रहा हूँ। और जिस वजह से मैंने थिएटर किया है, एनएसडी की है, उस टाइप के रोल करना चाह रहा हूँ। तो ये फिल्म उन्हीं में से एक है, मूसो।
मूसो फिल्म है एक जो दीपांकर प्रकाश ने डायरेक्ट की है, वो भी कमाल की है। और ये वाली सिनेमा जो मैं बता रहा हूँ ये भी कमाल का सिनेमा है। दास कैपिटल एक फिल्म है, और भी कई फिल्में हैं, कुछ फिल्में हैं जो मेरे दिल के करीब हैं और हमेशा रहेंगी। सर, दास कैपिटल पर मैं आऊँ उससे पहले दादा लक्ष्मी, इसके लिए हमने सुना है कि आप मुंबई छोड़कर हरियाणा मूव हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो सर, ऐसा करते वक्त आपको जरा सा भी डर नहीं लगा कि कुछ मिस हो जाएगा, यू नो, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड? किस तरह के एडजस्टमेंट्स करने पड़े आपको? यू नो, मुंबई में कहा जाता है कि आपको सही समय पर सही जगह पर होना जरूरी है। आप बिल्कुल तिलांजलि देकर उसको निकल आए, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा? देखिए, अगर जिसको जरूरत होगी ना तो वो 7 समुंदर पार से भी आपको खोज निकालेगा। जी, तो कमाल इसलिए बात। डरने की जरूरत नहीं है। डोंट गो टुवर्ड्स द कैमरा, लेट कैमरा कम टू यू। वाओ। मतलब मेरा एक, मैं एनएसडी में था और लिटिल बुद्धा एक हॉलीवुड की फिल्म थी, जी, और जिन्होंने द लास्ट एम्परर भी बनाई थी, उन्होंने लिटिल बुद्धा बनाई। जी, और मेरी कास्टिंग बुद्धा के लिए हो रही थी, जी, और मैंने मना कर दिया था, मैं एनएसडी मिस नहीं कर सकता, मैं क्लास मिस नहीं कर सकता, मैं अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकता। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, वी विल टॉक टू योर डायरेक्टर, वी विल गिव यू मनी, वी विल गिव यू, इट्स अ बिग फिल्म। मैं कहा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं क्लास मिस नहीं करूंगा कभी भी, अच्छा, मैं ट्रेनिंग मिस नहीं करना चाहता। तो लेकिन मुझे तब तक ये नहीं मालूम था कि ये हॉलीवुड फिल्म है। अच्छा, अब जब मुझे उन्होंने ताज में बोला, कोई बात नहीं, ये नंबर लो, ताज में इसमें इसमें ऑडिशन चल रहे हैं, कल आ सको तो आ जाना, शाम तक आ सको तो कल शाम तक। अब शाम को अगले दिन मैं सुबह बैठा हूँ नाश्ते पे, और नहीं सॉरी, शाम को मैं बैठा हूँ, चाय वाय पी रहा हूँ। रॉस्टन हमारा एक बहुत ही केरला के बहुत कमाल के डायरेक्टर है, एक साल सीनियर, उन्होंने बोला, अरे यार, ब्रूटू लुची इज हियर इन इंडिया कास्टिंग फॉर लिटिल बुद्धा। साउथ इंडियन है। जी, जी, मैंने कहा, ब्रूटू लुची द डायरेक्टर ऑफ लास्ट एम्परर? हाँ, बोला, यस यार, ये अपना एनएसडी में भी घूम रहा था आज कल वो, और वो कास्टिंग कर रहा है। जी, तो मैंने कहा, यार ये तो ब्रूटू लुची, मतलब द लास्ट एम्परर का डायरेक्टर, जिसको द बेस्ट हॉलीवुड फॉरेन फिल्म मिल चुकी है, जी, और ब्रूटू लुची वो डायरेक्टर। तो लिटिल बुद्धा किसके बारे में सुन रहा था, ये वो है। तो मैं फटाफट रिसेप्शन पे गया, वो कागज निकाला मैंने अपनी डायरी से, और फोन किया ताज में, शाम के 4-5 बजे थे, और मैंने फोन किया तो रिसेप्शन पे के इस रूम में मिला दीजिए। उन्होंने कहा, दे लेफ्ट द होटल। मैंने कहा, व्हेन, व्हाई? ओ, बोले, दे वेंट टू पूना फॉर ऑडिशन। अच्छा, तो दिल्ली का ऑडिशन खत्म हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब, ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है, मैंने कहा गया तो जाने दो। तो जो चीज एक बार आएंगी जाएंगी, खूब सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। मुझे मालूम है, मैंने हरियाणा में काम किया है, मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा एक घर भी बिका है बॉम्बे का, पर मुझे कोई दुख नहीं है। 2 घर थे तो एक ही गया ना, मैंने कौन सा घर से, मैं बॉम्बे से, मैं घर से हरियाणा से लेकर थोड़ी आया था घर, यहीं पर आके कमाया, यहीं बनाया, तो एक बिक गया तो क्या हो गया। तो लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो काम करना चाहता था मन का, वैसा किया मैंने। और मैंने चाहे मैं इन 5 सालों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहा 1 महीना, चाहे मैं लोकार्नो में रहा, चाहे मैं दुबई रहा, चाहे मैं मलेशिया रहा, चाहे मॉरिशस रहा, चाहे मैं हैदराबाद रहा, चाहे मैं कहीं भी रहा दुनिया में, लेकिन मेरे दिमाग में वो फिल्म चलती रही। दिन रात, सोते सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर टाइम मेरे दिमाग में वही चलती थी फिल्म। और वो फिल्म इतने अंदर घुस गई थी, अभी तक है, अभी भी, मतलब जब तक पार्ट 2 खत्म नहीं हो जाता, उसका जुनून या उसका जो एक ऑरा है वो मेरे दिमाग से जाने वाला नहीं है। क्योंकि वो फिल्म एक कमाल की फिल्म बनी है। और आपके सिडनी में भी एक फेस्टिवल है, भेजी हुई है मैंने, मेलबोर्न में भी भेजी है, ऑस्ट्रेलिया के 3-4 फेस्टिवल में भेजी हुई है। और जरूर मैं आपको बताऊंगा जब उसका, चाहे वो ऑनलाइन शो हो या फिजिकल शो होगा, भी पक्का। प्लीज प्लीज, हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। तो सर, ये जो कमाल और का। दूसरी बात है, मैं और बताना, शेयर करना चाहता हूं कि मैं स्टारिज्म पे नहीं जाता हूं। कास्टिंग जो मैंने की है, सारे हरियाणा के लोगों को लिया है, और नए टैलेंट को लिया है। कोई भी, हालांकि एक बंदे ने, एक प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि मेरे बेटे को लक्ष्मी का रोल दे दो, यंग, और 5 करोड़ मैं लगाऊंगा। मैंने उसको मना कर दिया कि मुझे फिल्म बनानी है, मुझे फिल्म से सौदा नहीं करना है। और मैंने फिल्म बनाई, और मैंने एक एक बंदे जिसको
कितने गरीब गरीब लोग हैं जिनको जिनको सपने में भी नहीं पता होगा कि हमको मेन रोल मिल रहा है, उन्होंने किए हैं मेन रोल। लेकिन सही मेरी कास्टिंग है ये, मेरे मेरे मन का जो मेरे दिमाग में थी वैसे ही रोल बने हैं। तो इसीलिए आशुतोष गवारीकर ने भी बोला कि यार ये कास्टिंग कमाल है तुम्हारे, कास्ट मतलब कहाँ से लेके आए, सारे नए चेहरे हैं और इतने कमाल के एक्टर हैं। तो मैंने कहा सर ये बहुत मेहनत हुई है, काफी साल घूमा हूँ गांव गांव और देखा हूँ टैलेंटेड को, और एक ऑडिशन लिया हूँ तो जा करके ये काम हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़े नाम से कुछ नहीं होता। वो तो बड़े नाम तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी थे, और बड़े नाम तो राधे में भी हैं। जी लेकिन फिल्म तो हिट होना है ना, तो वो तो कोई भी हिट हो सकती है। सर, बहुत बहुत हौसला, बहुत मजबूती, सबके बस की बात नहीं, कमाल है सर। थोड़े से एक अलग से टॉपिक की तरफ जाते हैं सर, क्लोजर टू होम। प्रतिभा जी, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बेटर हाफ, आई थिंक वो राइटिंग और डायरेक्शन में ज़्यादा है, बट कुछ एक फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया है, और जिसमें से आई थिंक दास कैपिटल। पंडित शकुंतला में भी किया शायद उन्होंने। हाँ, बैंडिट शकुंतला में किया है, लीड रोल है, माँ का रोल है उसका। और दास कैपिटल है, राजकुमार संतोषी की है लज्जा, और श्याम बेनेगल की है हरी भरी, और हाँ, गुलजार साहब की प्रेमचंद की कहानियों में 2 कहानियां उसने की हैं लीड में। क्या बात। तो सर, दास कैपिटल में वो आपकी धर्मपत्नी ही का रोल निभा रही हैं, और एक आज्ञाकारी धर्मपत्नी का रोल निभा रही है। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि पर्दे के पीछे की केमिस्ट्री, पर्दे के आगे तो उनकी जो केमिस्ट्री है वो हम सब देखेंगे, और बेसब्री से इंतजार है कि कब हम देख सके। लेकिन जो पर्दे के पीछे, जो इन बिटवीन द सेट्स, जो शूटिंग के बाद पैकअप की कहानी होती थी, उसमें क्या होता था? क्या वो अपने कंटेम्प्ररी बीवी वाले रोल में वापस आ जाती थी, जहां वो कहती थी इनफ इज इनफ, अब हो गया, अब आई एम द रियल बॉस, अब तुम ऐसा करो? क्या, किस तरह का आप लोगों के नहीं नहीं नहीं, हमारे शूटिंग के वक्त हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ थे, जी। तो उन्हीं को संभालने में ही हमारा वक्त चला जाता था, उन्हीं को खुश करने में। क्योंकि फिल्म में भी 2 बच्चे थे और वैसे भी हमारे 2 बच्चे थे, और अच्छा। वो अलग थे, वो अलग थे। मैंने उसमें भी बिल्कुल कास्टिंग मैंने की थी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि मेरे बच्चों को लो। दादा लक्ष्मी में भी मैंने, मेरा बेटा जो है छोटा, वो बिल्कुल परफेक्ट था बच्चे के रोल के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो हरियाणवी नहीं जानता, उसके अंदर वो देसीपन नहीं है, ठेठपना नहीं है। तो कास्टिंग इस तरीके से किया था हमने। और जहां तक मेरी वाइफ का सवाल है, मेरी वाइफ को वैसे ही मैं डरता हूँ, मतलब वो डराने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो मैं, क्योंकि अच्छा। मैंने अपने आप को सरेंडर सरेंडर किया हुआ है, उसने मुझे सरेंडर किया हुआ है। जब सरेंडर किया हुआ है और जहां सरेंडर कर देता है, ईगो छोड़ देता है इंसान, तो वहां लड़ाई नहीं होती है। पहले हमारी बहुत लड़ाइयां होती थी, अच्छा जी। पहले बहुत लड़ाइयां होती थी। हाँ, बहुत बहुत एक एक चीज से हमको नफरत हो गई थी, अरे यार भाड़ में जाए, भाड़ में। लेकिन अचानक कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गए, मुझे लगा यार जिंदगी बीत जाएगी ऐसे तो यार, मतलब साथ रह के भी ना रहना, ऐसा क्या फायदा, या तो रहो या मत रहो। तो बस एक ही चीज छोड़ी मैंने, बात करते हुए ईगो। और अगर मेरी गलती भी है तो भी मैंने, न गलती नहीं भी है तो भी मैंने गलती मानी। ऐसे थोड़ी दिन करके देखा तो ये रिश्ते सब अपने आप ही सुधर गए। तो अब हमारे बीच कोई मलाल नहीं है, कोई बात, बल्कि हंस जाते हैं हम एक दूसरे की बातों पे। तो शी इज वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छी टैलेंटेड बीवी मिली है मुझे भगवान की दया से। बहुत अच्छी राइटर है, बहुत अच्छी सोच रखती है, और समाज सेवी क्या है। और पहल नामक संस्था उसने खोली है, जिसमें अभी भी रोज हर दूसरे दिन कोई जूनियर आर्टिस्ट जो पैंडेमिक की सिचुएशन में जो कमा नहीं रहे हैं, तो वो लोग आते हैं, और उनके लिए एक एक बोरी बना रखी है, जिसमें चावल और तेल और नमक और दालें और वगैरह वगैरह सब कुछ है, आटा, सबके पैकेट बने हुए हैं, तो वो एक एक पैकेट देती रहती है सबको। और दूसरा, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की वो फाउंडर वो है, चेयरमैन है। तो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले साल हुआ था, और उसने कमाल का उसका वो रहा था, पूरी दुनिया से फिल्में आई थी, और एक 3 दिन का अच्छा फेस्टिवल हुआ था। अभी भी नवंबर में है, तो उसी में लगी रहती है सारा दिन। फिर उसने 2 फिल्में, एक फिल्म तो लिख ली है जो कि प्रोड्यूसर से बात चल रही है, सिंगल मॉम।
और बहुत ही प्यारी फिल्म है, मैंने भी पढ़ी है, बहुत कमाल की स्टोरी है, फीमेल ओरिएंटेड है। दूसरी सावित्री बाई फुले एक रही हैं बहुत बड़ी महाराष्ट्र की शिक्षिका, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए पहली बार प्रयास किया था, और स्कूल खोले जिन्होंने, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने। तो इस तरीके से वो कर रही है काम, और बहुत लिखती रहती है, काफी कहानियां और काफी शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी की हैं, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, प्रतिभा शर्मा के नाम से। मैंने प्रोड्यूस की है वो, हमने दोनों ने मिल करके, और उसने डायरेक्ट की है, लिखी है। तो इस तरीके से वो जो वो वैसी देसी है, वो वैसी नहीं है कि मतलब मॉडर्न में आ गई और मॉडर्न ख्याल, और वो बिल्कुल देसी है, महाराष्ट्र की मराठी खानदेशी जलगांव की मुर्गी, जो जो बकायदा उसमें वो टेंट्रम नहीं है जो स्टारों में या बड़े उसमें होते हैं, या थोड़ा सा कुछ करके हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। सर आपकी ये साफ कोई कमाल की है, अभी हम आपसे जितने भी सवाल कर रहे हैं उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, आप सीधी बात करते हैं, ये हमारे सभी दर्शकों को समझ आ रहा होगा। और मैं आपको मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, जितना इंटरव्यूज देखे हैं, तो दो टॉपिक्स हैं जो फिल्मों में बड़े टबू टॉपिक्स माने जाते हैं, फिल्मी दुनिया में बड़े टबू टॉपिक्स माने जाते हैं, जैसे धर्म और पॉलिटिक्स। और इस पे टिप्पणी करने से हर एक्टर अमूमन बचा करता है, लेकिन आप जब बोले हैं, खुलकर बोले हैं, साफ गोई से बोले हैं, बिना लाग लपेट के बोले, तो सर इतनी हिम्मत, इतनी करेज कहाँ से आ पाती है? कोई डर नहीं लगता किसी टाइप का बैकलैश हो जाएगा, कुछ रेपरकशंस हो जाएंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे इसके, या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? आप कुछ इस पर। देखिए, डर तो उसको लगेगा जिसके अंदर पहले से ही पॉलिटिक्स या जात पात या भेदभाव है। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं तो कोई जाति नहीं मानता, ब्राह्मण दलित जाट या कोई भी जाति हो, ऊंच नीच गरीब अमीर, और धर्म, चाहे वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि कोई भी धर्म है, कोई भी पार्टी है, मैं उसमें जाता ही नहीं हूं कभी, मैं कभी मानता ही नहीं हूं उसको। तो मैं इन सब से अलग रहता हूं। तो जब जो जो डायरेक्टर, जो राइटर, जो एक्टर पार्शल होकर के कि मुझे मुझे ये कांग्रेस के खिलाफ फिल्म बनानी है या मुझे बीजेपी के खिलाफ फिल्म बनानी है, ये जो जो सोच ही गलत है। सिनेमा आर्ट को इससे जोड़ना बहुत गलत बात है। वैसे अगर देखा जाए, धर्म और राजनीति जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आर्ट इनसे अलग है। आप धर्म और राजनीति को मिला सकते हो, क्योंकि उसने तो सदियों से राजनीति के अंदर धर्म आता रहा है, और धर्म का नाजायज फायदा उठाते रहे हैं लोग, और वो आज भी उठा रहे हैं धर्म का। वो हमको उसमें नहीं फंसना चाहिए। अगर हम उसमें फंस जाते हैं तो हम जैसा अनपढ़ गंवार कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हमको धर्म से, जाति से, पाति से, पार्टी से, ऊंच नीच से, गरीब अमीरी से, सबसे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, क्योंकि कलाकार की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, कलाकार की कोई पार्टी नहीं होती। कलाकार तो कलाकार, शुद्ध कलाकार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल दुरुस्त मानना है, बट बजाय इसके आजकल फिल्मों में भी लॉबीज दिखने लगी हैं, फिल्मी एक्टर्स में लॉबीज दिखने लगी हैं, जहां समझ आता है वो किस तरह की विचारधारा से। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा से उनके पक्ष में बोलूं ना, तो ये बात भी बहुत गलत है ना। आज जो माहौल बन चुका है, कोई भी स्टार कोई टिप्पणी देने से क्यों डरता है? क्योंकि क्योंकि पब्लिक जो है वो बहुत गलत ट्रोल करती है। मतलब आप इंसानी तौर पे कोई सुनना नहीं चाहता है, इंसान के तौर पे अगर कोई कुछ बोल दे तो उस पर गहन या डेप्थ कोई नहीं देखेगा। बस वो देखेंगे कि राष्ट्रवादी मतलब है कि नहीं है, देशद्रोही है या राष्ट्र। अरे ये दो ही संज्ञाएं हैं क्या दुनिया के अंदर? अरे एक भूखा जो मर रहा है, भूख से जो मर रहा है, आप उसको देशभक्ति मत सिखाओ, आप उसको रोटी दो भाई। आपका ये कर्तव्य है, आप रोटी दो उसको। अगर भूख लगी है तो उसको धर्म नहीं खाना है। दुरुस्त फरमाया सर, ऐसी सोच सभी की हो। तो सर आपने रोटी की बात करी, तो एक मुफलिसी का, स्ट्रगल का दौर आपने भी देखा है, और उस जमाने में आपके कई दोस्त रहे होंगे जो आज आप ही की तरह एक बड़ा नाम हो चुके हैं।
तो उनके साथ किस तरह के आपके कोई वाकयात जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, कोई किस्सा, या जब अभी भी उन लोगों से मिलना जुलना है, क्या आप उन दिनों की बातें करते हैं, उन बातों को छेड़ते हैं, किसी किस्म की, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं ना बहुत ज्यादा यार दोस्त हैं नहीं मेरे, और सच बताऊं तो सभी दोस्त हैं, और बहुत ज्यादा लेकिन गहराई में, मतलब कि ये इसके बगैर तो मतलब अपना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, और एक वैसे ही लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया। क्योंकि जिनके भरोसे, जिन जिन पे भरोसा था कि ये लोग साथ देंगे, उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। तो इसीलिए, और और जिनको मुझे पता ही, जानता ही नहीं था मैं, जिनको नए नए लोग बने, उन्होंने मेरे को काम दिया और मेरे बहुत हेल्प की। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया कभी नहीं होता। कोई एक दो नाम देना चाहेंगे जिन लोगों ने आपकी हेल्प की? यार बहुत सारे नाम हैं, मतलब सुधीर मिश्रा देख लीजिए, श्याम बेनेगल देख लीजिए, पंकज पराशर देख लीजिए, सुजीत सरकार देख लीजिए, और बहुत सारे लोग हैं। इवन आशुतोष गोवारिकर को भी ले लीजिए। लगान मैं कहाँ जानता था उनको, और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसने कहीं से, हाँ, एक सीआईडी में देखा था मुझे। सीआईडी में आशुतोष गोवारिकर भी था, एक्टिंग कर रहा था उन दिनों। तो मेरे दो ही सीन थे। तो आशुतोष गोवारिकर बोला, यशपाल, यू आर वेरी गुड एक्टर, एंड व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दीज काइंड्स ऑफ सीरियल्स। मैंने कहा, हाउ डू यू नो आई एम गुड एक्टर? बोला, आई जस्ट सॉ। बोला, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। वो बात उसको याद रही, वो बात उसको याद रही, और इतने सालों बाद, मेरे ख्याल 7 साल बाद, फिर उसने मुझे याद किया कि यार एक लड़का था, वो कहाँ है। फिर उसने मेरा नंबर ढूंढा, और किसी से मिला नंबर, और फिर बुलाया। सर, मैं आपकी एक लंबी फहरिस्त है मूवीज की, सारी तो अगर लेने बैठे तो आज यहाँ पर रात गुजर जाएगी, लेकिन कुछ एक नाम है: 1084 की माँ, शूल, अर्जुन पंडित, समर, पुकार, मुझे कुछ कहना है, अब तक 56, अपहरण। मतलब जिन लोगों को जिन फिल्मों को ज्यादा सफलता मिली, मैं उनका नाम ले रही हूँ। अनवर, टशन, सिंह इज किंग, मतलब एक एक पूरी लंबी लिस्ट है। तो आपकी इनमें से सबसे पसंदीदा फिल्म और सबसे पसंदीदा रोल मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, मेरे दोनों बच्चों में से कौन सा पसंद करता हूं मैं, कौन सा नहीं करता हूं, ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऐसा है, कुछ फिल्में जो दिल से जुड़ी हुई हैं, जैसे वेलकम टू सज्जनपुर है, अब तक 56 है, और अपहरण है, और लगान है, और अभी ये दादा लक्ष्मी है, मूसो है, दास कैपिटल है। ये कुछ फिल्में, और खासकर मुझे अब तक 56 बड़ी एक अच्छी लगती है, क्योंकि नाना पाटेकर के साथ एक बड़ा टक्कर का मेरा रोल था, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ। और शिमित अमीन की भी पहली फिल्म थी, चक दे तो बाद में किया उसने बात। बहुत कमाल सर। तो अब इसी के साथ वक्त हो चला है, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम एक छोटा सा सेगमेंट हम इस प्रोग्राम में हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है टेस्टी बाइट्स। इस सेगमेंट में हम आपको दो ऑप्शंस देंगे, और आपको उसमें से एक फटाफट पिक करना है, क्योंकि आपके बेबाकी कमाल। चलिए, जी चलिए खेल लीजिए। जी जरूर। तो आपको एक ऑप्शन पिक करना है, और मेरा पहला सवाल है: हिसार या मुंबई? ऑब्वियसली हिसार। ओके। 1084 की माँ का लालटू या लगान का लाखा? लाखा। लाखा। फिल्म्स या थिएटर? थिएटर। बॉक्स ऑफिस या अवार्ड्स? अवार्ड्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा या नीली छतरी वाले? नीली छतरी वाले। गोविंद निहलानी या श्याम बेनेगल? श्याम बेनेगल। गैंग्स ऑफ वसीपुर या गंगाजल? गंगाजल। राजपाल यादव या संजय मिश्रा? संजय मिश्रा। वाह सर, आपने एक सेकंड भी नहीं लगाया सोचने में। बहुत मजा आया आपके साथ खेलने में। चलिए, थैंक यू। जी जी। इस मखमली सफर के खूबसूरत रेशमी लम्हे और कुछ खुरदुरी सतहें लेकर हम अपने साथ जा रहे हैं, बहुत याद दिलाएंगी आपके थैंक काम। यू सो मच।